पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या पावर्स होंगे भाई? पहला, स्टॉक एक्सचेंज क्या वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या वो अपने खुद के रूल्स बना सकता है? ये एससीआरए के अंदर के रूल्स नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के अपने रूल्स हैं। अब सुनिए, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर्स। तो स्टॉक ब्रोकर के पास वोटिंग राइट होता होगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अरे जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर किसके पास वोटिंग राइट होता है? शेयर होल्डर मेंबर। तो यहां पे मेंबर कौन है? स्टॉक ब्रोकर। तो क्या स्टॉक ब्रोकर के वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए रूल बना सकता है? तो ये एससीआरए का रूल है या स्टॉक एक्सचेंज का अपना अंदरूनी रूल है? इंटरनल रूल्स हैं ये। लिख लो यहां पे, क्या लिख लो? इंटरनल रूल्स। इंटरनल रूल्स। अब आइए, कब कब आपको मालूम होगा, बहुत बार वो वोटिंग राइट रोक सकता है। चलो देखते जाओ। बहुत बार वो वोटिंग राइट सीधा रोक सकता है। बहुत बार वो कह सकता है कि मेंबर को हम एक ही वोट देंगे चाहे शेयर उनका कितना भी हो। जनरली क्या होता है पहले बताओ? अगर 10 शेयर लोगे तो 10 वोटिंग राइट। लेकिन ये क्या कह सकता है, कुछ मैटर में तो आपका वोटिंग राइट एक ही होगा। जैसे तुम लोग पढ़े थे बहुत जगह, एक होता था ये, चलो अभी तुम पढ़ोगे, आगे छोड़ दो। चलो अगला, क्या प्रॉक्सी का कैसे अपॉइंटमेंट होगा? क्या उसके लिए भी रूल बना सकता है कि प्रॉक्सी कौन होगा? और उसके बाद लास्ट में और कोई इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स जो एबीसी के लिए जरूरी है। तो 3 तरीके से वो रेगुलेट कर सकता है वोटिंग को। या तो वोटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, या बोलेगा वोटिंग होगा तुम्हारा पर 1 मेंबर 1 ही वोट, चाहे शेयर कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। या बहुत बार वो कह सकता है कि वोटिंग प्रॉक्सी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे ये रूल हम बताएंगे। भाई कंपनी एक्ट का अपना रूल चलता है, लेकिन इनका अपना रूल चलेगा। तो क्या जनरल मीटिंग वाला जो चैप्टर है वो यहां लगेगा क्या? ना, इनके अपने खुद के रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। अच्छा एक बात बताइए, यही सारा पावर क्या सेबी के पास भी है? कि सेबी भी किसी स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऐसा कर सकता है? अरे सेबी तो स्टॉक एक्सचेंज से ऊपर हो गया ना, तो वो तो आराम से कर सकता है। तो क्या जो वोटिंग राइट है ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, क्या उसको यहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था? किसके द्वारा? स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। अगला बोलो, क्या वो बाइलॉज बना सकते हैं अपना? बाइलॉज का मतलब लगभग ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आपको याद होगा एमओए कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एओए बाइलॉज ही तो होता है। अच्छा, बाइलॉज का मतलब इनका ये इंटरनल मैटर है। आपको याद होगा आर्टिकल का मतलब ही इंटरनल होता है। कहीं पर लिख लो ये इंटरनल रेगुलेशन, यहां लिखो इंटरनल रेगुलेशन। इंटरनल रेगुलेशन, ठीक है। चलिए जी, अब देखते जाओ जो मैं बोल रहा हूं। आइए, सबसे पहला, क्या एक बात बताइए, ये जो भी बाइलॉज बनाएंगे क्या लॉ बना के तुरंत लागू कर देंगे या सेबी से पूछना पड़ेगा? सेबी से पूछने के बाद इनका बाइलॉज इफेक्टिव होगा। अच्छा, इनके बाइलॉज से कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट, कितने बजे स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, है ना। कितने घंटे का ट्रेडिंग होगा, आपको मालूम होगा बीच में लंच ब्रेक भी होता है, मालूम है बीच में लंच का ब्रेक भी होता है, रुकता भी है। चलिए अगला, उसके बाद ये सब तुम अभी बहुत सारे वर्ड नहीं समझ पाओगे क्योंकि पूरा स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने के बाद सेटलमेंट के डेज कैसे फिक्स होंगे, कैसे ऑल्टर होंगे, कैसे पोस्टपोन्ड होंगे, जैसे जैसे मैं गोल कर रहा हूं ऐसे ऐसे टिक लगाते जाओ। अब सेटलमेंट क्या होता है तुमने नहीं पढ़ा, अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ये सब तुम्हें अब समझ में आएगा, अभी नहीं, पूरा स्टॉक एक्सचेंज खत्म होने के बाद। अगला, मार्केट में हम शेयर के रेट्स कैसे दिखाएंगे? अब शेयर के रेट्स जनरली कैसे दिखाए जाते हैं? ओपनिंग क्या था आज, क्लोजिंग क्या था, दिन भर में कितना हाईएस्ट मारा, दिन भर में कितना लोएस्ट मारा। जनरली आपको मालूम होगा शेयर का प्राइस ऐसे ही दिखाया जाता है। ओपनिंग का मतलब कल शाम में कितने पर रुका तो आज उस सुबह का ओपनिंग हो जाएगा। फिर क्लोजिंग आज शाम में कितने बजे हुआ, दिन भर में कितना हाईएस्ट मारा और दिन भर में कितना लोएस्ट मारा। ये कैसे पब्लिश करेंगे, इनका अपना एक फॉर्मूला होगा और ये फॉर्मूला तो इनकी कहाँ लिखा होगा, बाइलॉज। इसका मतलब जो स्टॉक ब्रोकर्स होते होंगे वो इनका बाइलॉज पढ़ के ही, मुझे लगता है बाइलॉ का एग्जाम लेता होगा वो, कि मेरे बाइलॉ तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो। मेरे बाइलॉज को तुम जानोगे तभी तो तुम मेरे स्टॉक ब्रोकर बनोगे। आगे बढ़े, चलिए अगला, लिस्टिंग कैसे होगा? मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज हूं, मैं कौन कौन से कंपनी को अपने यहां लिस्ट होने दूंगा, कौन कौन से कंपनी को लिस्ट होने नहीं दूंगा। तो किसको इंक्लूजन होने दूंगा, किसको मैं सस्पेंड कर दूंगा, किसका विड्रॉल कर दूंगा, किसको प्रोहिबिट कर दूंगा। क्या इनके अपने बाइलॉज में लिखा होगा कि हम कैसे चलाएंगे अपने यहां? चलिए अगला,
उसके बाद कोई क्लेम हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा? बहुत बारी आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम है ना, ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आर्बिट्रेशन चलता है। अच्छा, ये मुफ्त में सब कुछ लाते हैं या फीस फाइन पेनल्टी लेते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से? फीस, गलती काम करेगा तो फाइन एंड पेनल्टीज। और याद रखिएगा, ये ब्रोकरेज क्या होगा ये नहीं बताएंगे, ये स्केल ऑफ ब्रोकरेज बताएंगे। स्केल ऑफ ब्रोकरेज एंड स्केल ऑफ अदर चार्जेस। क्योंकि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स बड़े पॉपुलर होते हैं तो उनका ब्रोकरेज रेट ज़्यादा होता है, कुछ स्टॉक ब्रोकर छोटे छोटे होते हैं तो उनका जो ब्रोकरेज का रेट है वो कम होता है। तो ये फिक्स तो नहीं बता सकते, ये स्केल बताएंगे। क्या बताएंगे? स्केल। अब जैसे आईसीआईसीआई है, उसका थोड़ा सा महंगा रहता है, शेयर खान का भी थोड़ा महंगा ही रेट है, लेकिन जो बाकी जो तुम लोग कौन जेरोधा बोलते हो और कौन कौन बोलते हो, कहाँ कहाँ से करते हो तुम लोग? जेरोधा है और है ग्रो, इन सब का बड़ा कम है ना। हाँ, ये सब का बहुत कम है ब्रोकरेज का रेट। तो ब्रोकरेज का रेट क्या होगा ये सीधे थोड़ी बता देगा, ये स्केल बताएगा कि इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। तो कोई बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा लेता है, कोई छोटा है तो कम लेता है। चलिए जी आगे देखिए अब। अच्छा एक बात बताइए, जब भी ये बाईलॉज बनाएंगे तो पहले ये सेबी से अप्रूव कराएंगे, और अप्रूव कराने के बाद फिर वही बात, दो जगह छपेगा, गजट ऑफ इंडिया और गजट ऑफ स्टेट। और 21 दिन से इफेक्ट में आएगा, जिस दिन वो पब्लिश हुआ होगा उस दिन से। अच्छा, कभी भी अगर सेबी को ऐसा लगता है कि पब्लिश कराने के चक्कर में, जैसे आपको मालूम है ऑफिशियल गजट में छपवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार उनके पास जगह नहीं होता छापने के लिए। अब मालूम चला 1 महीने के बाद का समय मिल रहा छपने के लिए, तो 1 महीने तक क्या बायलॉज काम नहीं करेगा क्या? तो क्या बहुत बार सेबी ऐसा हो सकता है कि सेबी को अगर लगता है कि नहीं भाई इमरजेंसी का केस है और 1 महीने तक का हम इंतजार नहीं कर सकते, तो क्या वो डिस्पेंस ऑफ कर सकता है कि चलो कोई बात नहीं बाद में पब्लिश करा देना, इफेक्टिव पहले हो जाएगा? अरे जनरल रूल क्या है कि पब्लिश होगा तभी इफेक्टिव होगा, लेकिन क्या सेबी को ऐसा कभी लगता है कि इमरजेंसी का केस है तो वो ऐसे भी कह सकता है कि चलो मत छपाओ या बाद में छपा लेना, इफेक्टिव अभी से कर देता हूँ, तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, बाईलॉज को अगर वो नहीं मानता उनका स्टॉक ब्रोकर, तब स्टॉक एक्सचेंज के बाईलॉज को उनका स्टॉक ब्रोकर नहीं मानता है तो क्या होगा? फाइन लगा सकता है। अच्छा, फाइन तो बात का है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा? वॉइड। शुरू से देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। मतलब स्टॉक ब्रोकर ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। प्लस फाइन लग सकता है, मेंबरशिप से निकाला जा सकता है उसको, मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा सकता है, और भी अदर पेनल्टी लगा सकता है जिसमें मनी वाली बात ना हो, क्योंकि मनी वाली बात तो फाइन से हो ही चुका है ना। जैसे उस स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस रुकवा देगा, कोई ब्रांच सील करवा देगा, ऐसा बहुत तरीके का पनिशमेंट हो सकता है। तो बताओ क्या क्या हो सकता है, बोलो। नहीं नहीं, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, और बोलते चलो। चलिए आगे बढ़े। पावर्स ऑफ सेबी। सबसे पहले सेबी चाहे तो खुद भी बना सकता है और अमेंड भी कर सकता है किसका? बाईलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज बाईलॉज खुद बनाते हैं, पर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सेबी को लगे कि स्टॉक एक्सचेंज बाईलॉज नहीं बना रहा है तो मैं ही उसका बाईलॉज बना देता हूं, या उन्होंने जो बाईलॉज बनाया वो सेबी को पसंद आता नहीं है तो वो उसको क्या करा सकता है? अमेंड करवा सकता है। तो सेबी के पास काफी पावर है ना। अच्छा, फिर वही बात, जब भी बाईलॉज बनाया जाएगा या अमेंड किया जाएगा तो क्या नया बायलॉ फिर से गजट ऑफ इंडिया में और स्टेट में छपाया जाएगा, और उसके बाद ही वो इफेक्टिव होगा जब वो छप जाएगा तब। तो क्या सेबी के पास पावर है कि वो बायलॉज जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसको अमेंड करवा सकता है, या बायलॉज नहीं बने तो बना के दे सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। अगला, सेबी रेगुलेटर है। सेबी क्या है? रेगुलेटर है। तो वो चाहे तो एससीआरए के अंदर क्या बना सकता है? रेगुलेशन बना सकता है। बाकी जब भी वो रेगुलेशन बनाएगा तो उसको पार्लियामेंट में एक बार ड्राफ्ट कॉपी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ड्राफ्ट कॉपी। कम से कम कितने दिन के लिए? 30 डेज। अच्छा, 30 डेज में उधर से रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट, नहीं कुछ हुआ तो पास। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, सेबी क्या रेगुलेटर है? तो सेबी एससीआरए के अंदर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। आपको याद होगा, कम से कम डिवीजन चीफ ऑफ सेबी है ना, डिवीजन चीफ का मतलब डिपार्टमेंटल चीफ, यहां पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बन सकते हैं। सेबी एक्ट में भी तुम पढ़े हुए हो, है ना। तो सेबी इसका मतलब सेबी एक्ट के अंदर ही नहीं, एससीआरए के अंदर भी रेगुलेटर है। मतलब एससीआरए का भी रेगुलेटर एक तरीके से कौन हो गया? सेबी ही हो गया, क्योंकि सेबी को यहां पावर दे दिया गया क्या चीज का? एडजुडिकेशन का। और एडजुडिकेशन का मतलब कोई भी ऑफिसर या डिवीजन चीफ
कम से कम डिवीजन चीफ तो होना ही चाहिए। चलो भाई हेडिंग बोलो। जब आप बात करते हैं पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग, देखो दोनों वर्ड एक साथ ही चलता है। क्यों चलता है एक साथ? पब्लिक इशू के बाद लिस्टिंग मैंडेटरी है। अगर आपने पब्लिक इशू, अच्छा पब्लिक इशू हिट हुआ तब, पब्लिक इशू फ्लॉप हो गया तो कोई बात ही नहीं, तब तो पब्लिक इशू ही नहीं रहा ना। तो पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग याद रखना, सेक्शन 17A ऑफ SCRA, सेक्शन 17A ऑफ SCRA साफ साफ कहना है कि भारत में अगर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट क्या लाएगा, पब्लिक इश्यू, ठीक है, या लिस्टिंग कराने चाहेगा तो वो किसके हाथ में आएगा? सेबी के हाथ में आएगा। तो क्या सेबी को पावरफुल बना दिया गया है? फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? बोलो जल्दी। पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग, ठीक है। अच्छा पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग से याद आया, पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग से, है ना। तो चलिए एक बार एक काम कीजिए, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, देख रहे हो ना, नो, और नो कहीं लिखा होगा, आगे जाके कहीं पर और नेगेटिव लिख के पॉजिटिव कर दिया होगा। बताओ तो आगे कहां? ये देखने हो, अनलेस, दोनों काटोगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। पढ़ जाओ तो ये 3 लाइन। ये लिखा हुआ है कि भारत में अगर कोई पब्लिक इशू लाएगा, मतलब पब्लिक को टच करेगा, कहीं लिखा होगा ऑफर टू पब्लिक, कहीं लिखा हुआ हो, अगर आप पब्लिक को टच करेंगे मतलब पब्लिक इशू हो गया, एंड लिस्टिंग का सोचेंगे, तो आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? सेबी की। अब सेबी अपनी बात कैसे कहता है? थ्रू इट्स लॉ, दैट इज रेगुलेशन। तो सेबी के रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, तभी आप भारत में पब्लिक इशू ला पाएंगे, तभी आप लिस्टिंग का सोच पाएंगे। तो सेक्शन 17A ने ही जुरिडिक्शन दे दिया, किसको? सेबी को। तो पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग के ऊपर जुरिडिक्शन किसका बनेगा? सेबी का। ये कहां लिखा हुआ है? 17A ऑफ SCRA। ये सेक्शन सेबी को जुरिडिक्शन एंड पावर देने वाला सेक्शन है कि भारत में पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग का बॉस कौन माना जाएगा? सेबी। ये कौन बताता है? 17A ऑफ SCRA। चलो जी अब बोलो जल्दी जल्दी, अगला बोलो।